CCN न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से कल ही सम्मानित किए गए हैं हमारे डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी, जो हाई स्कूल पुड़कुनी में जो प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें कल एक वर्चुअल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति के हाथों, जिलाधिकारी के हाथों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे अब तक के सफ़र के बारे में और वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आपको कल एक पुरस्कार मिला है, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी और कैसा आप महसूस कर रहे हैं पुरस्कार प्राप्त करने के बाद? पहली प्रतिक्रिया तो मैं कहना चाहूँगा अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो और गहन हो गई हैं और बढ़ गई हैं। जो मैंने प्रयास किए हैं, जो काम किए हैं, उनको निरंतर जारी रखने के लिए मुझ पर एक गहन जिम्मेदारी आ पड़ी है। जी सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है? इतना बड़ा सफ़र आपने मुकाम आपने हासिल किया है, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें तो। बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है और मेरी स्कूली शिक्षा पहले हल्द्वानी में हुई है। उसके बाद गांव में रहकर मैंने 10वीं पास की है। पुणे में हल्द्वानी 11वीं और 12वीं मैंने कक्षाएं वहां पे उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा मैंने फिर कैंपस कॉलेज अल्मोड़ा कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत वहां से पूरी की है। मूल रूप से मैं जनपद बागेश्वर के ग्राम खनौली का निवासी। पर आपको जो ये पुरस्कार मिला है तो कौन सा ऐसा आपका कार्य देखा गया सरकार के द्वारा या ये चयन समिति द्वारा, तो क्या ऐसा था कि जो आपको इसके लिए चुना गया? मेरे कुछ प्रयासों को इस पुरस्कार के माध्यम से मान्यता मिली है। उसमें से 2 बातों को रेखांकित किया गया, जैसा कि मुझे सूचित किया गया। पहला तो बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको ड्रॉप आउट को रोकने के लिए। दूसरा, समुदाय से संसाधन जुटाने के लिए, विशेषकर विद्यालय के लिए भूमि दान, जो 13 नाली ज़मीन गांव वालों ने विद्यालय के नाम दान की है, उसके लिए मैंने जो गांव वालों को प्रेरित किया तो उसको एक मान्यता मिली है। अच्छा, आपको लगता है कि असल जो आपने जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किया है, बालिका शिक्षा पर्वतीय क्षेत्र में क्या इस तरह की इतनी बड़ी समस्या आपको लगती है? निश्चित रूप से जनपद बागेश्वर में दुर्गम क्षेत्रों में जो अवस्थित विद्यालय है वहाँ पे इस तरह की समस्याएं आती हैं। अल्प उम्र में, यानी उनकी 10वीं पास करते करते शादी की बात चला दी जाती है। बहुत बार शादी हो जाती है जिससे उनकी शिक्षा बीच में टूट जाती है। शहरी जो कस्बे हैं वहाँ पे संभवतः यह कम देखा गया, लेकिन दुर्गम इलाकों में अभी भी व्यवस्था मौजूद है। विशेषकर जहाँ मैं काम करता हूँ उसके सभी क्षेत्रों में कम उम्र में बच्चियों की शादी करने का एक प्रचलन है। तो मेरा प्रयास है कि इस पे रोक लगे और बालिकाएं अपनी जो है शिक्षा पूरी करें और कम से कम अगर वो 12वीं भी कर लें तो उसके बाद उच्च शिक्षा में जा सकें। तो मेरा सपना है कि सभी बालिकाएं उच्च शिक्षा में जाएं। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ये साक्षरता दर में बहुत आगे है, तो खासकर बालिकाएं भी इसमें साक्षरता में आगे हैं। तो ऐसा क्या आपको लगा कि साक्षरता में आगे होने के बावजूद बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए? जी, हम बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो वहाँ पे पुरुष और महिला जो साक्षरता है उसमें गैप बहुत दिखाई देता है, अंतर। मैं जैसे अपने पुड़कुनी के सभी क्षेत्र की बात करूँ, वहाँ पे पुरुष साक्षरता 54% है, लेकिन महिला साक्षरता मात्र 23% है, तो 31% का अंतर है। तो जो आंकड़ा समग्र में है वो तो बहुत आशाजनक है, लेकिन अभी भी दुर्गम इलाकों में बच्चियों को पढ़ने लिखने के बहुत अच्छे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनपद बागेश्वर में या पूरे उत्तराखंड में और संभवतः पूरे भारत में ही जो पिछड़े इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पे बच्चियों को पढ़ने के लिखने के अवसर कम मिल पाते हैं। तो इस पे अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सर, आपको लगता है कि देश भर जो आपने जो कार्य किया है इसको देश भर में भी किया जाएगा, आंदोलन की शक्ल इसको दी जाए, क्योंकि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के मुकाबले अन्य प्रदेशों में और ज़्यादा स्थितियाँ खराब बताई जाती हैं, तो आपका क्या मानना है इस मामले में? निश्चित रूप से आपका कहना सही है। मुझे लगता है कि बालिका की शिक्षा के लिए सबसे पहले उसकी माँ को उसके पक्ष में आके खड़ा होना होगा। यदि माँ उसके पक्ष में आके खड़ी हो जाती है तो उसको आगे शिक्षा प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। तो इसी दिशा में हमने एक रणनीति अपनाई। हमने माताओं और किशोरियों बच्चियों के आपस में सम्मेलन कराए। चूँकि माँ का भी सपना होता है कि मेरी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और दूसरी ओर बेटियाँ चाहती हैं कि हम आगे पढ़ें। तो उनकी आपस में बातचीत कराई। लगातार बातचीत करने के बाद फिर वो कन्विंस हुई कि हाँ, बच्ची को जब तक चाहती है उसे पढ़ने के मौके मिलें। और उसके बाद जब वो 12वीं कर लेगी तो कम से कम 17-18 साल की हो जाएगी। उसके बाद वो अपने भविष्य के लिए वो तय कर सकेगी कि उसे आगे शिक्षा प्राप्त करनी है या शादी में जाना है।
तो मुझे लगता है कि हम कम से कम माताओं और किशोरियों के आपस में लगातार संवाद कराएं और समुदाय में काउंसलिंग कराएं इस बात को लेके, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ उन लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि कम उम्र में शादी करने के लिए कानूनी दंड का भी प्रावधान है। तो इस दिशा में भी जागरूक करने की जरूरत है। अच्छा सर, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आपने ये कुछ किया है, तो आपने बालिका शिक्षा को ही इतना ज़रूरी क्यों पार्ट माना? मुझे लगता है कि जब बच्ची माँ के गर्भ में आती है तभी से वो एक विभेद का सामना करती है, और हमारा समाज की अपेक्षा रहती है कि कोई भी माँ पुत्र को जन्म दे, पुत्री का स्वागत नहीं किया जाता। जैसे उसे पता लगता है घर वालों को कि गर्भ में पल रहा शिशु पुत्री है, तो वहीं से माँ की पोषण पे भी परहेज किया ध्यान नहीं दिया जाता। फिर जन्म के बाद और उसके रहन सहन, उसकी शिक्षा, उसके विषय चयन, उसके इधर उधर जाने, मोबिलिटी, गतिशीलता पे बहुत सारी बंदिशें होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी विषमताओं का सामना करती है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्ची यदि शिक्षा प्राप्त कर लेगी तो वो इन सभी विषमताओं से लड़ लेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो क्या होगी, एक आधार के रूप में खड़ी होगी। उसके परिवार में पुनः जब कोई बच्ची होगी तो वो उसकी बहुत बेहतर ढंग से मदद कर पाएगी। कहा भी गया है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जो हमें तमाम तरह की विषमताओं से लड़ने की ताकत देता है। सर, कल आपको सर जिलाधिकारी कार्यालय में बागेश्वर में सम्मानित किया गया। सामान्य तौर पर ये होता ये है कि ये राष्ट्रपति के हाथों आपको पुरस्कृत किया जाता है, तो कहीं मन में ऐसी कसक है कि यार राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया जाता है तो और इसका महत्व बढ़ जाता है? हाँ, सम्मान पाने पे अच्छा तो लगा, लेकिन हाँ मन में निश्चित रूप से एक कसक है। अगर ये सम्मान दिल्ली में प्राप्त हो रहा होता तो हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय का साक्षात आशीर्वाद मिल रहा होता और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी से हमारा कुछ इंटरेक्शन हो रहा होता, हम उनके सामने अपने जो प्रयास हैं उनको रख पाते, संभवतया हमारे प्रयासों को वो संज्ञान में लेते, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई दिशा निर्देश भी जारी हो सकते थे और जो देश के 47 शिक्षक जो पुरस्कृत हुए हैं उनसे आपस में चर्चा करने का मौका मिलता कि उन्होंने अपने विद्यालय के लिए क्या कुछ किया है, उनसे हम कुछ सीख के आते, कुछ अपने अनुभव उनसे साझा करके आते। तो ये बात छूट गई, इसका तो मलाल है ही। लेकिन कोरोना महामारी के चलते सब कुछ नहीं हो पाया। हाँ, कोरोना के सामने कौन क्या कर सकता है, अब हम सबकी सीमाएं हैं। और फिर भी मैं अपने भारत सरकार का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, विशेषकर शिक्षा मंत्रालय का, कि उन्होंने मेरे प्रयासों को मान्यता दी और मुझे सम्मानित किया। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के हमारे लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। केवलानंद कांडपाल जी की माता जी, उनसे भी जानेंगे कि उनके लिए कितना एक खुशी का मौका है। माता जी, कैसा लग रहा है बेटे को आपका राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है माँ से और किशोर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी की पत्नी, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके लिए कितना खुशी का अवसर है, कितना खुशी गर्व करने का ये मौका है। मैडम, आप बताइए कि आपके हस्बैंड को कल सम्मानित किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं हम सब। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अथक प्रयास किया, आगे भी अपना प्रयास बालिका शिक्षा के लिए वो निरंतर जारी रखेंगे। जी। अच्छा, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, आप कितना आप इनको हेल्प कर पाती हैं घरेलू कार्यों में? ये कितना आपको हेल्प कर पाते हैं? जी, मैं तो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ और गौचर में कार्यरत हूँ। वहाँ पे मैं हेड टीचर हूँ, तो कभी कभी हमारा आना जाना होता है, तो वो स्वयं ही सब कुछ करते हैं। तो आप थे हमारे साथ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि बालिका को शिक्षा से मजबूत किए बिना समाज को मजबूत नहीं किया जा सकता है। उनका ये भी मानना है इस कार्य को एक आंदोलन का रूप देना होगा, तभी देश भर में, हमारे प्रदेश भर में बालिकाएं मजबूत हो सकती हैं। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।